मोहिनी अपनी बहू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मोहिनी का बेटा शहर में काम करता था। एक दिन मोहिनी अपनी पड़ोसन विमला के घर उसे खीर देने जाती है तो देखती है कि विमला के शरीर पर दाने थे। अरे बिमला, ये कैसे दाने हैं तेरे शरीर पर? कहीं माता तो नहीं आ गई तुझे? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। वो तो कल रात बिना मच्छरदानी के सो गई थी ना, तो रात भर जो मच्छरों ने मुझे उधेड़ा ना, ये उसका ही नतीजा है। रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी, परेशान होती रही पूरी रात। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये ले, मैं तेरे लिए खीर लाई थी। मच्छरों को तेरा खून शायद अच्छा न लगा हो, ले खीर खा लियो। क्या बात है, आज तो तू मेरे लिए खीर लेकर आई है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो बिल्कुल ठीक है तबीयत, लेकिन मेरी बहू को ही पता नहीं क्या हो जाता है। खीर बनाई थी और कहने लगी कि तुझे भी देनी है। वो तो घर का काम कर रही थी, इसलिए मैं ही खीर देने आ गई। चल अच्छा है, बहुत दिनों बाद आई है तू। अच्छा अब ये तो बता कि मैं मच्छरों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? अभी मजा आया ना बीड़ू? क्या हुआ? अब तक तो बड़ी अकड़ आ रही थी, अब तू अचानक से शांत कैसे पड़ गई? आए बैंगन? तू मच्छरदानी लगाकर सोया कर, मच्छरदानी से काफी राहत मिलती है। मैं खुद मच्छरदानी लगाकर सोती हूँ, और अभी जहाँ जहाँ दाने हुए हैं ना, वहाँ क्रीम लगा ले। ठीक है, इस मौसम में ही सबसे ज्यादा मच्छर लगते हैं। कल बहुत थक गई थी ना मैं, इसलिए दूसरे वाले कमरे में सो गई थी। वहाँ तो खिड़की भी है, इतने मच्छर घुस गए, रात भर परेशान किया मच्छरों ने। कोई नहीं, होता रहता है ये सब तो। अच्छा चल, कहीं घूम के आते हैं आसपास के खेतों में। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और अब जिस उम्र में आ गई हूँ वो मेरे लिए आराम हराम है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये क्या सुन रही हूँ मैं? मोहिनी को अपना आराम त्यागना है? हाँ सही सुन रही है। घर में खाना खाती हूँ और बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ। पेट में गैस बन गई है, इसलिए सोच रही हूँ कि अब आधे एक घंटा कहीं घूम कर आ जाऊँ। शरीर में भी लचक बनी रहेगी थोड़ी बहुत। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच लिया। इसी बहाने मेरे शरीर की भी थोड़ी वर्जिश हो जाएगी। ठीक है, फिर शाम को मैं 5 बजे आऊंगी, तब चलते हैं हम दोनों साथ में। मोहिनी इसी तरह अब हर रोज सुबह और शाम को अपनी पड़ोसन विमला के साथ गांव में घूमने निकल जाती थी, और मोहिनी की बहू नीतू घर में अकेली ही रहती थी। कुछ दिनों बाद सुबह ही मोहिनी सैर के लिए निकल जाती है, और तब नीतू पूरे घर का काम करने के बाद कपड़े धो रही होती है, और तभी नीतू से उसकी सास की मच्छरदानी गलती से फट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी की मच्छरदानी तो फट गई। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तब तो वो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगी। लेकिन ये बात माँ जी से छुप भी तो नहीं सकती ना, उन्हें पता तो चल ही जाएगी, और पता चलने के बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं क्या करूँ अब ऐसा कि माँ जी को पता ना चले? एक काम करती हूँ, मच्छरदानी को सूखने में समय तो लगता नहीं है ज्यादा, जल्दी से सुखाकर माँ जी के कमरे में ही रख दूंगी। बोल दूंगी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और अगर माँ जी ने पूछा कुछ तो बोल दूंगी मुझे नहीं पता कैसे फटी। नीतू चुपचाप जल्दी से अपनी सास की मच्छरदानी को सुखाकर वहीं रख देती है जहाँ से उसने पहले उठाई थी। शाम को मोहिनी घर आती है और खाना पीना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। मोहिनी बिस्तर लगाने के बाद मच्छरदानी लगाने लगती है कि तभी उसकी नजर फटी हुई मच्छरदानी पर पड़ती है। ये मच्छरदानी किसने फाड़ी? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब कैसे फट गई? मोहिनी अब तुरंत अपनी बहू को बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, मेरी मच्छरदानी कैसे फटी? माँ जी वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मच्छरदानी धो रही थी लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे फट गई। मुझे माफ कर दो माँ जी, गलती से हुआ जो भी हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रुक, अभी बंदे लोग को बुलाती हूँ। मेरी मच्छरदानी कैसे फाड़ी? खत्म, टाटा बाय बाय। माँ जी माफ कर दो मुझे प्लीज, दीपक जी को कुछ मत बताओ, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज माँ जी माफ कर दो मुझे, गलती से फट गई है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है बहू, अब तू इतना रो रही है तो मैं क्या ही बताऊं दीपक को, लेकिन अब तू खुद ही बता कि मैं इस फटी हुई मच्छरदानी में कैसे सो सकती हूँ। मच्छर के साथ पार्टी का कोई इरादा नहीं है मेरा। माँ जी आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ, दोनों सास बहू एक मच्छरदानी में सो जाएंगे। मोहिनी को नीतू की बात सही लगती है और अब वो उसके कमरे में एक साथ दोनों सास बहू सोते हैं।
ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों एक साथ सो रहे होते हैं कि तभी मोहिनी नींद में नीतू को लात मार देती है। नीतू जमीन पर बहुत जोरों से गिर जाती है और उसकी कमर में लग जाती है। माँ जी, आपको लात मारने की आदत थी तो पहले बताना चाहिए था ना। मैंने आपको अपने कमरे में सुलाया और आपने मुझे ही लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो बहू, कभी कभी मुझे नींद में लात मारने की आदत है। हर रोज नहीं होता ऐसा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, बार बार नहीं होता है। आजा आराम से सो जा साथ में। नहीं, चलो निकलो मेरे कमरे से। मैंने ही गलती कर दी आपको अपने साथ सोने को बोलकर। मुझे रात भर लाते नहीं खानी, इसीलिए अब आप जाओ और अपने कमरे में सो जाकर। अब बहू, तू घमंड किसे दिखा रही है? भूल गई क्या? तूने ही मेरी मच्छरदानी फाड़ दी है, तो अब ये वाली मच्छरदानी मेरी भी है, तो तू अब मुझे कुछ बोल नहीं सकती। आई बात समझ में? माँ जी, लेकिन आप लात मारती हो, मैं कैसे सो सकती हूँ? ऐसे तो मेरी कमर मुझे जवाब दे जाएगी। बोल तो रही हूँ बहू कि मैं हमेशा लात नहीं मारती, कभी कभी हो जाता है। तू क्यों परेशान हो रही है? आराम से सो जा, अब की बार नहीं होगा। अपनी सास के बोलने पर नीतू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सास के साथ सो जाती है। नीतू को रात में काफी डर लग रहा था कि कहीं उसे वापस से लात ना पड़ जाए। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब नीतू बिस्तर लगा रही होती है तो खुद से कहती है, माँ जी तो अब मेरे कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से इनकी लात मारने की आदत। एक काम करूंगी, आज मैं मच्छरदानी में भी चादर ओढ़ लूंगी और माँ जी की तरफ से हल्की सी मच्छरदानी खोल दूंगी। मच्छर काटेंगे तो खुद ही चली जाएंगी। रात में जब दोनों सो जाते हैं तो नीतू अपनी सास की तरफ से हल्की से मच्छरदानी खोल देती है और फिर मोहिनी को मच्छर लगने लगते हैं। मोहिनी नीतू को उठाती है। बहू, तूने कैसे मच्छरदानी लगाई है? सारे मच्छर तो अंदर ही आ रहे हैं। माँ जी, मैंने तो ठीक से ही लगाई थी, शायद जब आप अंदर आ रही होंगी तो कहीं से खुली रह गई होगी। दोनों सास बहू अब एक दूसरे को परेशान करने के बहाने ढूंढने लगते थे। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। दोनों मच्छरदानी नहीं छोड़ते और एक दूसरे को परेशान करते हैं। कुछ दिनों बाद दीपक शहर से आता है। अरे दीपक बेटा, तू अचानक से आ गया, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू आने वाला है? अगर मैं आप दोनों को बता देता कि मैं आने वाला हूँ, तो मुझे देख के जो खुशियाँ आई है आपके चेहरे पे, वो कैसे देख पाता मैं? अच्छा हुआ आप आ गए, वैसे भी हम दोनों आपको रोज याद करते रहते थे कि आप कब आओगे। बेटा, इतना बड़ा बैग कुछ लाया है क्या तू इसमें? अच्छा, इस बैग की बात कर रहे हो आप? अरे माँ, इसमें ना मैं मच्छरदानी लेकर आया हूँ 3-4, और कुछ सामान भी है, क्योंकि गांव में मच्छर ज्यादा होते हैं, तो सोचा लेके चला जाता हूँ, काम आ जाएगा अपने। मच्छरदानी? आप दोनों मच्छरदानी का नाम सुनकर इतना खुश क्यों हो गए? हमें लगता है कि तू यहाँ हमारी इच्छा पूरी करने आया है, हमें यही चाहिए था। मोहिनी और नीतू दोनों मच्छरदानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब सास बहू की अलग अलग मच्छरदानी होती है। ये कहानी है हानिया की, जो कश्मीर के बॉर्डर पर रहती है। हानिया एक फौजी को बचाती है, जिसके बाद हानिया और उस फौजी के बीच एक बहुत ही प्यारा सा बंधन बन जाता है और वो शादी कर लेते हैं। पर जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसको अपनी सास द्वारा काफी चीजें झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसकी सास उसको अपनी बहू नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बॉर्डर से आई उसकी बहू विश्वास के लायक नहीं है। आखिर ऐसा क्या करती थी हानिया की सास उसके साथ, और क्या वो सच में भरोसे के लायक नहीं थी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस कहानी में। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मोहन अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। मोहन एक फौजी था, बस इसीलिए वो अपनी माँ से दूर बॉर्डर पर रहा करता। ऐसे ही एक दिन माया अपने घर में लेटी हुई थी, तभी उसके पास आर्मी हेड ऑफिस से कॉल आता है। हेलो, क्या आप मोहन के घर से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मोहन की माँ बोल रही हूँ। मैं मोहन के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। यहाँ एक ब्लास्ट हुआ जिसमें मोहन नहीं रहा, उसकी लाश ढूंढी जा रही है। जैसे ही उसकी लाश मिलेगी वैसे ही हम आपको खबर कर देंगे। जय हिंद। ये सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के बॉर्डर पर हानिया अपनी माँ रेहाना और पिता इशीन के साथ रहा करती थी। हानिया काफी खुश मिजाज लड़की थी, वो कभी भी किसी की बातों का जल्दी बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन हानिया कश्मीर की वादियों में अपने भेड़ों को चरा रही थी। तभी उसकी नजर एक घायल फौजी पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि वो फौजी काफी घायल है। उसको देखकर हानिया बिना सोचे समझे उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर उससे बोलती है, या अल्लाह, ये कौन है? जनाब आंखें खोलिए, आप होश में तो है ना? हानिया बार बार उस फौजी को उठाती है पर वो नहीं उठता।
जिसके बाद वो किसी की मदद लेती है और उसको अपने घर ले जाती है। अपनी बेटी के साथ एक घायल फौजी को देखकर हानिया की माँ रेहाना अपनी बेटी से कहती है, हानिया बेटा, ये जनाब कौन है? अम्मी, हमें नहीं पता कि ये जनाब कौन है, और इनको देखने से लगता है कि ये फौज के सदस्य हैं। देखिए ना, ये कितने घायल हैं। अम्मी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक हम इनको अपने घर में ही पनाह देंगे। पर बेटी, हम इन जनाब को नहीं जानते हैं तो। अम्मी, ये घायल हैं और अल्लाह ये नहीं कहते कि घायल इंसान को उनके हालातों पर छोड़ दें। हानिया की बात सुनकर रेहाना उसकी बात मान जाती है। इस तरह अब हानिया उस फौजी की सेवा करने लगती है। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन के बाद जब उस फौजी को होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी के घर में पाता है और एक झटके से उठकर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ और किसने मुझे कैदी बनाया है? उसकी आवाज सुनकर हानिया अब उस फौजी के पास आती है और संभालते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ जनाब, आपको होश आ गया? अल्लाह का शुक्र है कि आपको होश आ गया। होश आ गया मतलब? मतलब ये कि आप पूरे 10 दिनों के बाद होश में आए हैं। अब शायद आप पहले से बेहतर हैं। मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस ब्लास्ट के बाद से मुझे होश ही नहीं आया। और मैं देखो, मुझे ना बॉर्डर पर जाना होगा, इसलिए मुझे मेरे कपड़े वापस कर दो। इतना बोलते ही फौजी मोहन अब अपने बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी के चलते वो उठ नहीं पाता। उसको इतना कमजोर देखकर हानिया उसको अपने कंधे का सहारा देती है और उसको बैठाते हुए उससे बोलती है, आराम से, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। आपको आराम करना चाहिए जनाब। पर मेरे देश को मेरी जरूरत है, मुझे कैंप पे जाना होगा। जनाब, हम आपको मना नहीं कर रहे, पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आप कमजोर हैं और इस हालत में आपका यहाँ से जाना सही नहीं होगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इशीन आ जाता है और फौजी की ऐसी जिद देखकर वो उससे कहता है, हानिया बिल्कुल सही कह रही है फौजी साहब, अभी आपको आराम करना चाहिए। देखो, आप हमारे बेटे जैसे हो, हम आपको यही मशवरा देंगे कि आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है और मैं एक फौजी हूँ। एक लड़ाई में ब्लास्ट हो गया था, जिस कारण से मैं यहाँ पर आ गया। इशीन की बात सुनकर मोहन अब रुक जाता है। समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ मोहन और हानिया के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है। वो दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ समय बाद मोहन अपने बॉर्डर पर जाता है और ठीक ना होने की वजह से वो अपने हेड ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। समय के साथ मोहन और हानिया दोनों ही कश्मीर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही मोहन अपने घर के दरवाजे की बेल बजाता है और उसके घर का दरवाजा खुलता है, वैसे ही मोहन की माँ खुशी से उछल पड़ती है और अपने बेटे को देखकर उससे बोलती है, बेटा, तू यहाँ कैसे? तू तो हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी खबर आई थी कि मैं मर गया हूँ, पर असल में मैं मरा नहीं था, मैं तो घायल हो गया था। और अगर हानिया ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद आज मैं बच नहीं पाता। हानिया? कौन हानिया? अपनी माँ की बात सुनकर मोहन हानिया को घर में आने को कहता है। हानिया काफी सुंदर थी और उसे देखकर माया अपने बेटी से कहती है, बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है और साथ ही आपकी बहू भी। इसका मतलब तू इसको बॉर्डर से लाया है? हे भगवान, नाम के साथ ये साफ पता चल रहा है कि ये। हाँ माँ, ये बॉर्डर से है, पर माँ ये भले ही बॉर्डर से हो लेकिन हिंदुस्तानी है। ये बहुत अच्छी लड़की है, एक बार आप इसको अपनाने की कोशिश तो करो। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से तो घर आया है, मुझे अब इस लड़की को अपना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसको अपनाने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। माया ना चाहते हुए भी अब हानिया को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है, पर वो उसको खुद से दूर ही रखा करती। साथ ही वो ना तो अपनी बहू को किसी से मिलवाती और ना ही वो किसी को उससे बात करने देती। ऐसे ही एक दिन माया अपनी बहू के पास किसी काम से जा रही थी। तभी माया अपनी बहू को खुद से बात करते हुए सुन लेती है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वहाँ पर हमला हो गया और हमले में हमारे लोग मारे गए। अब मैं क्या करूं? मेरा तो मन कर रहा है बॉर्डर पर जाने का, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि अब मैं एक शादीशुदा हूँ। हे भगवान, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहाँ पर जो हमले होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि इसके लोग ही। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ये एक अलगाववाद है। जो भी है, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, पर पुलिस को बुलाने से पहले मुझे अपने बेटे को सारी बात बतानी होगी। आखिर वो इसका पति है, उसको भी तो इसकी हरकतों के बारे में पता होना चाहिए ना। इतना बोलकर माया अब अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है,
मोहन, मैं ना कहती थी कि तू जिसको घर की बहू बनाकर लाया है वो सही नहीं है। आज देख, मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। तुझे पता है, वो अभी खुद से बात करते हुए कह रही थी कि हमले में उसके लोग भी मारे गए। जो हमला हुआ है ना, ये जरूर इसने ही करवाया है। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, बस करो माँ, आपको पता भी है आप जिसको अलगावादी कह रही हो वो कोई अलगावादी नहीं बल्कि एक मामूली सी लड़की है। बेटा, जानने के बावजूद भी कि वो सही लड़की नहीं है, तो अभी भी उसका पक्ष ले रहा है। माँ और बेटे की बहस सुनकर हानिया बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि उन दोनों माँ बेटों में हानिया को लेकर बहस हो रही थी। साथ ही माया के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुनकर हानिया रोते हुए उसके पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, मैं नहीं जानती कि आप मुझे गलत क्यों समझती हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बॉर्डर से आई हुई लड़की वैसे नहीं होती जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, मैं बॉर्डर से आई हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ। और रही मेरे खुद से बात करने की बात, तो मैं खुद से इसलिए बोल रही थी क्योंकि कश्मीर में हुए हमलों की वजह से मैंने मेरे अपनों को खो दिया। मैंने अपनी अम्मी और अब्बू को खो दिया। माँ जी, देख लिया माँ आपने। अपनी बहू को इस तरह से रोते हुए देखकर माया को खुद के किए पर अफसोस होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है और उसको अपनी बेटी का दर्जा देने का वादा करती है। दीपिका एक बहुत ही समझदार और अमीर लड़की थी। उसकी शादी शान नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो चुकी थी। ससुराल में उसकी सास जमुना, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की, और ननंद संजना रहा करते थे। संजना बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो अक्सर ही पैसे उड़ाकर अपने मजे पूरे किया करती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दीपिका अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालने लग गई थी। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दीपिका एक बहुत ही सुंदर से सोने का हार और साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर संजना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, अभी ये ज्वेलरी गोल्ड की है क्या? और आपने कहाँ से ली? कितने का है वैसे? अरे ये तो मेरी मॉम ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। प्योर गोल्ड है ये। ओ भाभी, कितना सुंदर लग रहा है आप पर। मुझे भी एक गोल्ड का नेकलेस चाहिए, सेम टू सेम। हाँ हाँ संजना, जरूर। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा नेकलेस दूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद और भाभी बात कर रहे होते हैं। इतने में दीपिका की सास उसे आवाज देती है, बहू, मैंने ना तेरे लिए कुछ बनवाया है। तुझे अभी तक मैंने कुछ शगुन भी नहीं दिया था। इधर आ। तो क्या हुआ माँ जी, इसकी कोई खास जरूरत थोड़ी है। अच्छा, अरे अपना सास का दिया हुआ पहनेगी तो तेरी ज्यादा तारीफ होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मम्मी, वाह, अरे कितना सुंदर हार बनवाया है आपने भाभी के लिए। आप ऐसा करो, ये हार मुझे दे दो और भाभी के लिए दूसरा बनवा देना। नहीं, ये सिर्फ तेरी भाभी के लिए है, समझी? हाँ, सब इस महारानी को ही मिलेगा क्या? अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है ना इस घर पे। ऐसे ही रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अभी भी संजना उसी हार के बारे में सोचती है। और इस तरह वो दीपिका के कमरे में छुपकर दबे पांव जाती है और उसके कबर्ड से वो हार चुराकर अपने कमरे में ले आती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन दीपिका अपने मायके जा रही होती है और वो अपना नेकलेस बहुत जगह ढूंढती है, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। तो वो हताश और परेशान होकर अपनी सास और अपने पति के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, शान जी, देखिए ना, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी मॉम वाला हार कहीं नहीं मिल रहा। अरे बहू, चुप हो जा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मिल जाएगा तेरा हार। वो ठीक है माँ जी, पर मैंने हर जगह देख लिया। मुझे लगता है कि किसी ने मेरा हार चुरा लिया। बहू, घर में तो बस हम सब लोग ही हैं, हम में से कौन चुराएगा?
तो खुद ही सोच, जरूर तो कहीं रखकर भूल ही गई होगी। जी ठीक है माँ जी। अब ज्यादा परेशान मत हो, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। इस तरह शान अपनी पत्नी को कार में ले जाकर उसको मायके छोड़ आता है। तो वहीं घर पर संजना अपनी भाभी के घर पर ना होने का फायदा उठाती है और जाकर उसके कमरे में अलमारी की तलाशी करने लगती है। तभी वहाँ जमुना आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है तू अपनी भाभी के कमरे में उसके पीछे से? बता मुझे जरा। मम्मी, वो मैं भैया भाभी का कमरा साफ करने आई थी, बहुत धूल हो गई थी ना। धूल मिट्टी वाला साफ कर रही थी या कुछ और ही साफ करने आई थी? क्या बोला मम्मी आपने? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ, आगे से ऐसे मत घुसियो अपने भैया भाभी के कमरे में, समझी? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दीपिका अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। साथ ही अलमारी से पैसे और कुछ गहने भी गायब होते हैं और मिरर के आगे बैठकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा डायमंड का हार है और मेरे उस गोल्ड वाले हार से तो लाख गुना अच्छा है। और ये डायमंड रिंग, वाह कितनी प्यारी है। चलो जल्दी से इन्हें उतार कर रख देती हूँ कबर्ड में, कहीं पता चला फिर से हाथ साफ ना हो जाए मेरे गहनों पर। संजना ये सारी बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, कितनी पागल औरत है ये, इसे पता ही नहीं कि मैं इसके सारे गहने ले जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू। इतना सोचकर संजना वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही दीपिका तुरंत अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जमुना और दीपिका सोने का नाटक करती हैं और दूसरी तरफ संजना आधी रात को फिर से डायमंड ज्वेलरी चुराने की फिराक में अपनी भाभी के कमरे में जाती है। पीछे से जमुना भी दीपिका के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। संजना धीरे से कबर्ड में से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और अपनी माँ और भाभी साथ ही अपने भाई को वो वहाँ देखकर संजना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो संजना, तुम ही हो वो चोर जिसने मेरी मॉम का दिया हुआ हार चुराया था? अरे ओ बेशरम, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ऐसा करते हुए? इतना भी क्या लालच जो तूने अपने भैया भाभी के कमरे में आधी रात को डाका डाल दिया? निकम्मी कहीं की, तू मेरी औलाद है ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गहनों के लालच में अंधी हो गई थी और अपने ही घर की चीजें चुराने लगी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, भाभी मुझे माफ कर दो। संजना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन ही अपनी भाभी का हार चुरा सकती है। भैया, अब भाभी, मम्मी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है संजना, हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्रॉमिस भाभी, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। सभी लोग संजना को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए अपने मन से लालच की भावना को निकाल देती है, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराती और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लालची ननंद और समझदार बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद और भाभी? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। संजय और उसकी भाभी सीमा के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बिल्कुल एक माँ और बेटे जैसी। और संजय अपनी भाभी को हर सुख दुख की बातें भी बताया करता था। एक रोज प्रीति किचन में आती है तो वो देखती है सीमा
और संजय एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। संजय अपनी भाभी से कहता है, भाभी आपके खाने की तो पूरा ऑफिस तारीफें करता है। अच्छा ऐसी बात है, तभी तुम खुद खाना ना खाकर अपने दोस्तों को खाना खिला देते हो। प्रीति के किचन में आने के बाद भी संजय उसकी तरफ नहीं देखता, जिससे प्रीति को काफी बुरा लगता है। पर वो अपने पति संजय से कहती है, सुनिए जी, आप यहाँ आकर बैठे हैं, ऑफिस से आने के बाद कमरे में क्यों नहीं आए? मैंने भाभी को किचन में देखा तो सोचा बता ही दूं भाभी को कि उनके खाने की कितनी तारीफ होती है ऑफिस में। अच्छा जी, भाभी की तो वाकई बहुत तारीफें हो रही है। ना जाने तुम पर और खाने पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया इन्होंने। हाँ, मेरी भाभी है ही जादूगरनी, जो खाने से लेकर हर चीज पर अपना जादू चलाना जानती है। फिर तो तुम बचकर ही रहना, कहीं तुम पर भी इन्होंने कोई जादू कर दिया तो क्या होगा? क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? खाने और इन पर बस आपका ही जादू चल रहा है, जो ऑफिस से आने के बाद भी बीवी को छोड़कर आपको याद कर रहे हैं। ये तो है। जाहिर सी बात है, प्रीति को संजय के साथ अपनी जेठानी का ऐसा रहना पसंद नहीं था। और ये सिर्फ प्रीति के साथ ही नहीं था, बल्कि सीमा की सास माला और सीमा के पति कुलदीप के साथ भी था, जो भाभी देवर के इस प्यार पर शक करते थे। देर शाम कुलदीप ऑफिस से आता है और वो देखता है कि सीमा को गोद में उठाकर संजय उसके कमरे में जा रहा है। ये देख कुलदीप सीमा से कहता है, सीमा, ये क्या चल रहा है? कुलदीप को देख संजय अपनी भाभी सीमा को उतार देता है। वो मेरे पैरों में मोच आ गई थी तो संजय मुझे मेरे कमरे तक पहुंचने में मदद कर रहा था, आप गलत मत समझिए। हाँ भैया, मैं तो भाभी की मदद कर रहा था। बस, मैंने सफाई नहीं मांगी, ये खुद से भी कमरे में जा सकती है। अगले दिन कुलदीप ऑफिस जा रहा होता है, तभी वो सीमा से कहता है, मेरा लंच बॉक्स दे दो सीमा, लेट हो रहा हूँ मैं। तभी सीमा लंच बॉक्स लाती है और वो लंच बॉक्स संजय ले लेता है और कहता है, थैंक यू भाभी, अब मेरा कितना ख्याल रखती हैं। ये देख कुलदीप कहता है, महीने की आधी सैलरी भी क्या अब संजय से लेती हो क्या? ये कहकर बिना लंच लिए कुलदीप चला जाता है और उसकी सास ये देखकर माला से कहती है, संजय की अब शादी हो गई है, उसका काम उसकी बीवी कर लेगी। तू अपने पति पर ध्यान दे लिया कर बहू, बेचारा बच्चा खाना भी नहीं ले गया। इन बातों से परेशान सीमा किसी से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जैसा उसके घर वाले समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। देर शाम हॉल में टेलीफोन पर एक कॉल आता है, जिसे माला उठाती है और उधर से एक अनजान शख्स कहता है, जिसके फोन से बात हो रही है उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनते ही माला बेहोश हो जाती है और ये देख संजय उस अनजान शख्स से बात करता है। तब पता चलता है कि उसके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसके बाद मानो सीमा की जिंदगी ही खत्म हो गई हो और वो गुमसुम सी हो गई थी। इसे देख संजय एक रोज अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मुझे पता है आप पे क्या बीत रही है, पर आप मुझे तो अपना मानती हो, मुझसे बात तो करो, आप ऐसे कब तक गुमसुम बैठोगे? ये सुनकर सीमा संजय को गले लगा लेती है और ये प्रीति देख लेती है और वो अपनी सास माला के पास जाती है, जो हॉल में होती है। माँ जी, माना कि जेठ जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी तो सही नहीं हो रहा ना। क्या हो रहा है? अब जो होना था वो तो हो गया। माँ जी, वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने दीदी को संजय से लिपट कर रोते हुए देखा और दीदी उनके कंधे पर सर रखकर रो रही थी। ये क्या कह रही है तू? वो ऐसी नहीं है, बेशक मैं उसे कुछ भी बोल दूं, आज तक उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया है। अब तो उसका पति भी नहीं रहा। तू ऐसा मत बोल मेरी बहू के बारे में। माँ जी, वही तो समझने वाली बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीदी ने जानबूझकर जेठ जी को रास्ते से हटाया हो और अब मेरे पति को फंसाकर मेरी ही सौतन बनने के लिए तैयार हो। ये बात सुन माला के मन में भी यही ख्याल आता है कि हो न हो प्रीति सही कह रही है। और माला सीमा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, संजय कहाँ है बहू? माँ जी, अभी तो यहीं थे, पर किसी का कॉल आया तो वो चले गए। सुन बहू, जैसे तू मेरे बेटे को खाकर अब मेरे छोटे बेटे संजय को अपने जाल में फंसा रही है, ये मैं होने नहीं दूंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। हाँ दीदी जी, अब आपको इस घर से जाना ही होगा, वरना आप तो मेरी सौतन बनकर मेरे ही गले पर छुरी रखोगी। माँ जी, ये क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीमा लगातार अपनी सास और देवरानी के आगे हाथ जोड़ती है, पर माला और प्रीति सीमा की एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। देर रात संजय
अपनी भाभी को घर में ना देखकर माँ माला से कहता है, माँ भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या कहीं? हाँ, अब वो आएगी नहीं, मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। पर क्यों माँ, आपने भाभी को घर क्यों भेजा? अब उसका यहाँ है ही कौन? ये भाभी का ही घर है और कुलदीप भैया के जाने के बाद जो भैया का है उस पर भाभी का भी हक है। पास खड़ी प्रीति मन में सोचती है, सही समय पर सही चाल खेला है, वरना ये तो दीदी के दुम के पीछे पीछे घूमते रहते थे। अब रास्ते से ही हटा दिया मैंने दीदी को, अब आएगा न मजा। तुमने क्यों नहीं रोका जब भाभी जा रही थी तो? मैंने तो बहुत कोशिश करी रोकने की, पर वो नहीं मानी, तो हमने जाने दिया। भाभी के ना होने से संजय भी उदास हो जाता है और वो फैसला करता है कि अगली सुबह वो अपनी भाभी को घर वापस ले आएगा। और सुबह होते ही वो रेडी होकर बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है और वो सीधे अपनी भाभी के घर जाता है जहाँ सीमा के पापा होते हैं। और संजय अपनी भाभी के पिता को देखकर नमस्ते कर कहता है, पापा जी आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? सब अच्छा है भगवान की दुआ से। तुम बताओ मेरी सीमा कैसी है? मैंने उस दिन से कहा भी था चल बेटा मेरे घर कुछ समय रह लियो, तो वो नहीं मानी। ये सुनकर संजय शॉक्ड हो जाता है कि भाभी तो यहाँ आई ही नहीं तो कहाँ गई। और वो कमलेश से अलविदा लेकर सीमा को तलाशने चल पड़ता है। और काफी समय ढूंढने के बाद वो एक मंदिर में जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी एक औरत आती है और संजय से कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। और ये सुन संजय उसकी तरफ बोलते हुए रुक जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाभी आप? संजय तुम यहाँ कैसे? भाभी आप पहले घर पर चलो, ये क्या हाल बना लिया है आपने? नहीं संजय, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे अपने ही मेरे बारे में गलत सोचते हो। सीमा बहुत गंदे और फटे कपड़े के साथ संजय को मिलती है, जिसे संजय घर लाता है और अपनी बीवी प्रीति से कहता है, प्रीति माँ कहाँ हो आप दोनों? देखो मैं किसको लेके आया हूँ। फटे पुराने कपड़े और गंदी हालत में सीमा को देख माला उसे गले लगा लेती है और कहती है, बहू तू कहाँ थी? ठीक तो है ना तू? दीदी ये सब कैसे? आप कहाँ थे? अब आप दोनों मुझे बताओ कि किसने अधिकार दिया कि मेरी माँ समान भाभी को घर से निकाल दो? देखो इनकी हालत, अरे शर्म करो थोड़ी तो। मुझे माफ कर दो संजय, मैंने समझा था कि दीदी आपको मुझसे छीन रही है, इसलिए मेरे कहने पर माने ने घर से निकाल दिया था। सीमा बेटा मुझे माफ कर दे, इसकी वजह से मैंने तुझ सीता समान जैसी बेटी पर शक किया, मुझे माफ कर दे। सीमा ये सब सुनने की हालत में नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। ये देख तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। इन्हें काफी ज्यादा कमजोरी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है, लेकिन चक्कर खाने की वजह से नहीं, ये तो माँ बनने वाली है। सच में मेरा कुल का दीपक आने वाला है। ये सुनकर ना सिर्फ माला खुश होती है बल्कि प्रीति और संजय भी खुश होते हैं। और होश में आकर सीमा को भी इस बात की खुशी थी कि उसके साथ अब भी कुलदीप है, जो जल्द ही ना सिर्फ अपने पापा की याद बनेगा बल्कि अपनी माँ की परछाई भी बनेगा। नीतू और राहुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिर भी नीतू की शादी अमित के साथ हो जाती है। जब नीतू के पति को राहुल के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? अमित नीतू को उसके धोखे के साथ अपनाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। नीतू और राहुल रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नीतू के पिता अजीत अपनी एक लौती बेटी की शादी किसी आर्मी ऑफिसर के साथ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि राहुल एक आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन नीतू राहुल से मिलने उसके घर जाती है तो कहती है, राहुल मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पापा मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, पर मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही अपनी नौकरी से भी। मेरी ड्यूटी मेरे लिए पहले है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम अपनी नौकरी देखो, मैं अपने पापा की खुशी के लिए उनकी मर्जी देखती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। नीतू इतना कहकर रोते हुए अपने घर चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसके पिता अजीत उसके कमरे में आते हैं और उसे रोता हुआ देखकर कहते हैं, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसे तू हमेशा अपनी माँ के प्यार के लिए और साथ के लिए तरसी है, शादी के बाद अपने पति के साथ के लिए भी तरसे।
उसकी नौकरी ऐसी है जिसका कोई समय नहीं। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ पापा, लेकिन मैं राहुल के सिवा किसी और के साथ खुश भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मैं आपकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जाऊंगी, इसलिए आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीतू की बात सुनकर अजीत उसकी और राहुल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है और राहुल को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उसे राहुल की अर्जेंट ड्यूटी ज्वाइन करने की न्यूज मिलती है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या? मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम तो यहाँ मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रहे हो और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है, वो अचानक से कॉल आई है। मैं जाने से पहले तुमसे जरूर मिलकर जाता। सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए मेरी ड्यूटी पहले है, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, जिसके बाद हम दोनों धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर जल्दी आना। बड़ी मुश्किल से पापा ने शादी के लिए हाँ करी है। हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल इतना कहकर नीतू को गले लगाकर थोड़ी देर बाद अपनी ड्यूटी पर वापस जाने के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन नीतू के पास आर्मी क्वार्टर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि बॉर्डर पर हुई लड़ाई में राहुल शहीद हो गया है। उसकी बॉडी का भी कोई अता पता नहीं है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोलो ना, क्या हुआ बेटा? पापा, आर्मी क्वार्टर से कॉल आया था कि राहुल जी शहीद हो गए हैं और उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं पापा, अब मैं क्या करूं? बेटा पहले तू शांत हो जा, ये सच है और तुझे ये अपनाना ही होगा। मुझे ये न्यूज़ पहले ही मिल गई थी, लेकिन तू परेशान न हो जाए इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नीतू इतना कहकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अजीत डॉक्टर को बुलवाता है और उसका इलाज करवाता है। समय बीतता है। समय के साथ अजीत नीतू को समझा बुझाकर उसकी शादी अमित नाम के लड़के से करवा देता है, लेकिन नीतू कभी अमित को वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाती जिस पर उसका हक होता है। एक दिन नीतू अपने कमरे की अलमारी सेट कर रही होती है, तभी अमित वहाँ आता है और उससे कहता है, नीतू, माँ का है, नीचे हॉल में भी नहीं है, और तुम ये क्या घर के कामों में लगी हुई हो? माँ जी अपने कमरे में होंगी, और कहाँ जाएंगी वो? और अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप? तुम प्यार से कहो तो मैं तो वो भी कर लूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इतनी फिल्मी लाइनें क्यों मारते हैं? कभी तो नॉर्मल बातें कर लीजिए। मुझे आपकी ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। चलो कम से कम झगड़ा करने के बहाने ही सही तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी, वरना तुम बोलती ही कहाँ हो। ये सब छोड़ो, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, जाकर खा लीजिए, क्योंकि मैंने खा लिया है। नहीं खाना है, क्योंकि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है और तुम्हें मेरे साथ खाने की आदत नहीं है। अमित इतना कहकर कमरे में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू अपनी फ्रेंड शालू से मिलने के लिए बाहर जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सड़क पर चल ही रहे होते हैं। तभी नीतू की नजर एक आदमी पर जाती है, जो कि उसे पीछे से बिल्कुल राहुल की तरह दिखाई देता है, और वो भागते हुए उसका पीछा करती है और जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी सच में राहुल ही होता है। ये देखकर वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमने आने में इतना समय कैसे लगा दिया? तुमने मुझे इतनी भीड़ में ही पहचान लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं वापस आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया था, जहाँ से मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। मुझे अंकल जी ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी हम देखो आज मिल ही गए। वो शादी नहीं, बस एक तरह का समझौता है। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ और न ही किसी को अपना पति मान सकी। वो शादी मैंने बस दुनिया को दिखाने के लिए और अपने पापा का दिल रखने के लिए की है। लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति के साथ धोखा कर रही हो? अंकल जी ने बताया कि वो बहुत अच्छा लड़का है।
वैसे राहुल सही कह रहा है, मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी कि तुझे नहीं लगता कि तेरा ऐसा करना तेरे पति के साथ धोखा होगा। अमित सच में बहुत अच्छा लड़का है और तुझसे बहुत प्यार भी करता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, अपने पति अमित से नहीं। अब अगर इसका मतलब अपने पति के साथ धोखा करना है तो धोखा ही सही। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं कल फिर तुमसे यही मिलने आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अभी मुझे जाना होगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। नीतू इतना कहकर शालू के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमित ने पहले से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रखा होता है और अपनी माँ ममता के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी नीतू कहती है, ये सब क्या है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखा बहू, मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है। आज तक इसने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन तेरे लिए बनाया है। पति तो ऐसा ही मिलना चाहिए सभी लड़कियों को। लेकिन वही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी कि ये सब आपने क्यों किया? ये सब मेरा काम है तो मैं खुद कर लेती। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे ना तुम्हारे साथ खाने को मिले। जब भी तुम बनाती हो तो तुम पहले ही खा लेती हो। अब तो तुम्हें मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। आओ बैठो। अमित इतना कहकर नीतू को बड़े ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। ये सब देखकर शालू को नीतू पर अपने पति के साथ किए धोखे के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नीतू पर कोई असर नहीं होता और वो आए दिन चोरी चुपके राहुल से मिलना शुरू कर देती है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू कॉफी शॉप में राहुल का हाथ पकड़कर बैठी उससे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ अमित आता है और राहुल को नीतू का हाथ पकड़े हुए देखकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तू इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इससे प्यार करती हूँ और इसने नहीं, मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने तो अपने पति को ही धोखा दे दिया, जिसका तुम्हें पछतावा भी नहीं है। लेकिन एक दिन तुम जरूर पछताओगी। रहो तुम अब इसी के साथ। अब मेरे घर लौट के मत आना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और दोबारा फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी कुछ समय बाद एक लेटर लिखकर नीतू को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इस तरह से नीतू को अपने पति के साथ किए धोखे की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है।